मेंटेनेंस लॉ इन इंडिया पार्ट 2। दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे भरण पोषण कानून के 2 अधिनियमों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। प्रथम, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री की हैसियत से संसद में 5 फरवरी 1951 को हिंदू कोड बिल पेश किया। इस बिल के माध्यम से वे स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिलाना व पुरुषों के शोषण से आजाद कराना चाहते थे। कतिपय कारणों से ये बिल पास नहीं हो सका। 26 सितंबर 1951 को नेहरू जी ने इस बिल को संसद में वापस ले लिया। ठीक दूसरे दिन यानी 27 सितंबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने विधि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद इस बिल के वापस लिए जाने की घटना को लेकर महिला संगठनों ने भारी विरोध किया। परिणाम स्वरूप 1955-56 में हिंदू कोड बिल के अधिकांश भाग पास कर दिए गए। उसी में यह अधिनियम भी पास हुआ। हालांकि अधिवक्तागण इस अधिनियम का बहुत कम उपयोग करते हैं, जबकि यह अधिनियम भरण पोषण को लेकर वृहद अधिकार देता है। आज मैं आपसे इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में चर्चा करूंगा। नंबर 1, सेक्शन 18, पत्नी का भरण पोषण। इसके अधीन हिंदू पत्नी अपने जीवन काल में अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार होगी। नंबर 2, सेक्शन 19, विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण। कोई हिंदू पत्नी अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी यदि वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और उसकी अपनी स्वयं की कोई संपत्ति नहीं है। नंबर 3, सेक्शन 20, संतानों और वृद्धजनों का भरण पोषण। कोई हिंदू अपने जीवन काल के दौरान अपने लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बच्चों व वृद्ध माता पिता का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध है। पुत्र वैक्षता प्राप्त होने तक और पुत्री विवाह होने तक भरण पोषण का दावा पेश कर सकते हैं। निसंतान सौतेली मां भी भरण पोषण का दावा इस अधिनियम के तहत पेश कर सकती है। नंबर 4, सेक्शन 23, भरण पोषण की रकम कितनी होगी यह न्यायालय के विवेक पर छोड़ी गई है। नंबर 5, सेक्शन 24, भरण पोषण के हकदार को हिंदू होना चाहिए। यह अधिनियम हर उस व्यक्ति पर लागू होगा जो धर्मतः हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो या सिख हो। इसके अलावा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में भी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं जो पति से अलग रह रही हैं अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती हैं। इसके भी महत्वपूर्ण प्रावधान पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। नंबर 1, सेक्शन 20, मॉनिटरी रिलीफ। इस अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला द्वारा पेश आवेदन का धारा 12(1) के तहत निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यथित व्यक्ति और व्यथित व्यक्ति की किसी संतान द्वारा उपगत व्यय और सहन की गई हानियों की पूर्ति के लिए मॉनिटरी रिलीफ संदाय करने के लिए रेस्पोंडेंट को निर्देश दे सकेगा और ऐसे अनुतोष में निम्नलिखित समाहित हो सकते हैं। ए,
द लॉसेज ऑफ अर्निंग, बी द मेडिकल एक्सपेंसेस, सी व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण में से किसी संपत्ति के नाश, नुकसानी या हटाए जाने के कारण हुई हानि, डी व्यथित व्यक्ति के साथ साथ उसकी संतान यदि कोई हो। नंबर 2, इस धारा के अधीन दी गई मॉनेटरी रिलीफ एडिकेट होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और रीजनेबल होनी चाहिए तथा जिस जीवन स्तर में व्यथित व्यक्ति रह रहा है उसके अनुरूप होनी चाहिए। नंबर 3, मजिस्ट्रेट चाहे तो ये मॉनेटरी रिलीफ का आदेश एक मुश्त दे सकता है और चाहे तो मासिक मंथली संदाय कर सकता है। नंबर 4, इस आदेश की एक कॉपी संबंधित पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी को जहां पर पक्षकार रहते हैं को जाएगी। नंबर 5, जिस टाइम लिमिट में यह मॉनेटरी रिलीफ दिए जाने का आदेश दिया गया है उस टाइम लिमिट में रेस्पोंडेंट को यह राशि अदा कर देनी चाहिए। नंबर 6, रेस्पोंडेंट यदि ये राशि उस टाइम पीरियड में देने में असफल होता है तो प्रत्यार्थी के नियोजन को व्यथित व्यक्ति को प्रत्यक्षतः यानी जहां रेस्पोंडेंट काम करता है वहां वो उसको व्यक्तिगत रूप से दे सकते हैं या न्यायालय में जमा कराए जाने का आदेश भी दिया जा सकता है। नंबर 7, जो रिस्ट्रिक्शन, बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान, इस मामले में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला वहां आवेदन कर सकती है जहां पर कि वह रहती है। इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी 2020 को और अधिक स्पष्ट श्यामलाल बनाम प्रमिला के मामले में कर दिया। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें। कोई सवाल हो तो जरूर पूछें और उनका यथासमय जवाब दिया जाएगा। शेष अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।